गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में थर्ड चैप्टर मांग का नियम और मांग की लोच हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि मांग की लोच की माप क्या है, मतलब मांग की लोच को किस तरह से मापा जाता है, जिसके लिए मैंने आपको 3 प्रणाली बताया था। उसमें सबसे पहली प्रणाली क्या थी? उसमें सबसे पहली प्रणाली थी मांग की कुल व्यय प्रणाली, जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े प्रतिशत प्रणाली। प्रतिशत प्रणाली से मैंने एक मैथ्स बता के आपको बता दिया, और मैंने बता दिया कि प्रतिशत प्रणाली से मैथ सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक या बिंदु प्रणाली। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि बिंदु प्रणाली, तो इसे क्या कहते हैं ये लिख लीजिए। मांग की रेखा के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच अलग अलग होती है, ये तो हमें पता है। मांग की लोच कभी भी बराबर नहीं होती, विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच अलग अलग होती है। अतः बिंदु प्रणाली द्वारा मांग की रेखा के किसी भी बिंदु पर मांग की लोच मापी जा सकती है। अब मांग की लोच के द्वारा मांग की लोच किसी भी बिंदु पर मापी जा सकती है, किससे? बिंदु प्रणाली से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ज्योमेट्रिक या बिंदु प्रणाली को हम एक फिगर द्वारा आपको समझाते हैं, एक चित्र द्वारा हम इसको समझाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने एक वाई लाइन लिया और एक एक्स लाइन लिया। ये वाई लाइन हो गया और ये हो गया आपका एक्स लाइन। ये हमारा हो गया ओ ऑरिजिन। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद हमें पता है कि ये मूल्य को डिनोट करता है, मतलब प्राइस को, और ये मांग मतलब डिमांड को डिनोट करता है। यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि हमें एक डी लाइन ले लेना है। ठीक है, ये लाइन जो कर्व पे जाती है ये क्या होती है? डी रेखा। ये जो डी रेखा है, इसके बाद अब इसी डी रेखा को काटती हुई एक लाइन लेनी है हमें। जैसे यहाँ से देखिए, आप स्केल से करेंगे, ये लाइन कट करनी चाहिए इस पे, ये लाइन इस पे कट करनी चाहिए। ये टी रेखा है और ये है क्यू रेखा, क्वांटिटी। ठीक है, और ये जो मेन रेखा जो यहाँ पे कट कर रही है ये है प्राइस, मूल्य। ठीक है, ये है प्राइस। देखिए, मैंने एक चित्र बना दिया। इस चित्र में हमने एक्स और वाई दो लाइनें ली हैं और ओ हमारा ओरिजिन है। ठीक है, हमने देखा कि डी एक रेखा जाती है जो किस पे कट रही है? डी एक रेखा जा रही है जिसे क्रॉस करके लाया जा रहा है टी और क्यू पे, और उसके बाद इसका जो मेन बिंदु है वो है पी। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग इस चित्र से क्या स्पष्ट होता है। इस चित्र में ओ एक्स रेखा पर मांग की मात्रा। ठीक है, ओ एक्स रेखा पे क्यू है, ये क्यू जो है वो मांग की मात्रा है। उसके बाद बोल रहा है ओ वाई रेखा पर मूल्य को दिखलाया गया है। ठीक है, ओ वाई रेखा पे मूल्य को दिखलाया गया है, और ये जो डी बिंदु है ये डी मांग की रेखा है। यही डी रेखा मांग की रेखा होती है, मांग की रेखा। ये जो डी रेखा है वो क्या है? मांग की रेखा है। अब मान लिया जाए कि मांग की रेखा डी के पी बिंदु पर हम मांग की लोच मापना चाहते हैं। इसके लिए हम एक ऐसी स्पर्श रेखा खींचेंगे जो पी को स्पर्श करती हुई ओ एक्स के क्यू बिंदु पर तथा ओ वाई के टी बिंदु पर जाकर मिल जाए। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या बनाया? टी रेखा बनाया, टी मांग की रेखा बनाया। अब इसी मांग की रेखा को एक ऐसे बिंदु से स्पर्श कराना है कि टी को भी कैप्चर करे, पी को भी कैप्चर करे और क्यू को भी कैप्चर करे। तो जब हमने लाइनिंग किया तो पी बिंदु हो गया मूल, और टी और क्यू पर भी ये रेखा कट गई। ठीक है, इस तरह से देखते हैं हम कि मांग की लोच की परिभाषा यहाँ के हिसाब से क्या हो जाती है। मांग की लोच की परिभाषा P इक्वल टू QP, क्वांटिटी एंड प्राइस डिवाइडेड बाय TP। ठीक है, QP डिवाइडेड बाय TP।
इस प्रणाली के द्वारा हम विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच का पता लगा सकते हैं। इस प्रणाली के द्वारा हम विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच का पता लगा सकते हैं। आपको समझ में आ गया ज्योमेट्रिक या बिंदु प्रणाली किसे कहते हैं? मांग की लोच के हर बिंदु को बिंदु प्रणाली द्वारा दर्शाया जा सकता है, इसलिए इसे ज्योमेट्रिक या बिंदु प्रणाली कहते हैं। इस बिंदु में इसमें देखिए एकदम समझ में आना चाहिए कि टी क्यू जो है वो मांग की रेखा है। टी क्यू क्या है? मांग की रेखा है। डी डी मांग की रेखा है। टी क्यू मांग की रेखा है जो हमें डिमांड के बारे में बताती है और दर्शाता है। इसके बाद एक और चित्र है जो आपके लिए फायदेमंद है, उसे भी बना लें आप। ठीक है, देखिए इसमें हमको कहीं पर भी कुछ नहीं करना है। ये y की रेखा होती है, y की रेखा है, ये x की रेखा है, ये o की रेखा है। अब ये जो रेखा हमारे पास है t एंड q, इस रेखा पे सबसे पहले हमें दिखाना है प्राइस। ये रेखा यहाँ से कट होते जा रही है, देखिए यहाँ से एक रेखा है, फिर यहाँ चली आ रही है, फिर यहाँ और यहाँ और यहाँ। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइस की रेखा कौन सी है। हम यहाँ लेते हैं P, प्राइस। P की रेखा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर जब हम जाते हैं हम ले लेते हैं यहाँ पे P1E इक्वल टू ग्रेटर देन 1। फिर जब यहाँ जाते हैं हम तो P2E इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, फिर जब हम इस तरफ आ जाएंगे P3E1, अब फिर आ जाएंगे P4E इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा फिगर है, इसे आप बना लीजिए। देखिए इस फिगर में क्या क्या बताया गया है उसको समझिए। इस चित्र में स्पष्ट है कि टी क्यू मांग की रेखा है और मध्य बिंदु P पर मांग की लोच इकाई के बराबर है। ठीक है, इस फिगर में हमको ये समझना है कि हमारी जो मांग की लोच है वो इकाई के बराबर है, फिर इकाई से अधिक है और फिर इकाई से कम है। तो वो हम कैसे देखते हैं? सबसे पहले हमको पॉइंट देखना है। पॉइंट मतलब PE इक्वल टू 1 है, वो पॉइंट है हमारा, मतलब P रेखा है। ठीक है, तो P इक्वल टू 1, P रेखा 1 के बराबर है। अब 1 के बराबर और 1 से कम और 1 से अधिक हम 1 से ही मतलब P रेखा से ही नापेंगे। PE इक्वल टू 1। उसके बाद हम जब ऊपर जाते हैं तो P से ऊपर P1 की मांग की लोच इकाई के अधिक है। ठीक है, P1E इज स्मॉल देन 1। फिर हम देखते हैं P के नीचे बिंदु पर P3 मांग की लोच इकाई से कम है। ठीक है, P3E पर P की लोच इकाई से कम है। जब बिंदु y अक्ष से मिलती है जो P2 है वह मांग की लोच अंततः P2 पे देखिए अंततः मतलब इन्फिनिटी दिखाती है। वहाँ पे मांग की लोच का अधिक या कम होना नहीं दिखाया जाता बल्कि इन्फिनिटी दिखाया जाता है। और जब P4 में हम पहुँच जाते हैं तो मांग की लोच शून्य दिखाई जाती है। ठीक है, इस तरह से आपको क्लियर हो गया। इस चित्र के द्वारा आपको ये समझाना है कि हमारी जो मांग की इकाई है वो लोच के बराबर है, लोच के कम है या लोच से अधिक है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पॉइंट P पे ही लेंगे, P इक्वल टू 1।
उससे ऊपर जाते हैं तो P1 इज़ स्मॉलर देन 1 एंड ग्रेटर देन 1, ये दोनों हम लोग को देखना है जो उसके आगे और पीछे है। और जब हम लोग 4th नंबर में जाते हैं P4 तो ये इन्फिनिटी, ये 0 हो जाता है। और जब ऊपर जाते हैं P2 तो हम देखते हैं इसका मान इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको इस फिगर को समझ लेना है। उसके बाद हम देखते हैं वस्तु मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। अब कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व लिखते जाएं। पहला नंबर है वस्तु की प्रकृति, दूसरा है वस्तुओं का विविध प्रयोग, तीसरा है पूरक वस्तुओं की मांग, फोर नंबर है स्थानापन्न वस्तुओं की मांग, और 5th नंबर हम लोग देखते हैं वस्तुओं का मूल्य स्तर, वस्तुओं का मूल्य स्तर। ठीक है, ये मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। वस्तु की प्रकृति, हम जानते हैं कि वस्तु की प्रकृति बहुत तरीके से होती है, बहुत तरह की होती है, तो वो मांग की लोच को प्रभावित करती है क्योंकि हर एक वस्तु में मांग की लोच सेम जगह सेम वस्तु के लिए कार्य नहीं करती। दूसरा हम देखते हैं वस्तुओं का विविध प्रयोग। वस्तुओं का बहुत तरीके से प्रयोग किया जाता है, किसी भी वस्तु को एक या दो या उससे अधिक तरीके से प्रयोग किया जाता है। तीसरा देखते हैं पूरक वस्तुओं की मांग। हम देखते हैं कि जब एक वस्तु का दाम बढ़ जाता है, एक वस्तु का मूल्य बढ़ा दिया जाता है, तो लोग उसकी दूसरी वस्तु का मांग करने लगते हैं, जिन्हें हम पूरक वस्तुओं की मांग कहते हैं। जैसे पहले भी मैंने आपको पूरक वस्तु और स्थानापन्न वस्तु बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। पूरक वस्तु का मतलब अगर चाय का डिमांड बढ़ गया तो चाय का मूल्य बढ़ गया तो हम क्या करते हैं, कॉफ़ी की डिमांड को बढ़ा देते हैं। और स्थानापन्न वस्तुओं की मांग में क्या प्रॉब्लम हो जाता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु जब रिलेटेड होती है, मान लीजिए चाय का मूल्य बढ़ गया, लोग चाय पीना बंद कर दिए, तो उसमें खर्च होने वाली चीनी और चाय पत्ती का भी दाम, मांग कम हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है वस्तुओं का मूल्य स्तर। वस्तुओं का मूल्य स्तर एक सा नहीं रहता, हमेशा कम या ज़्यादा होते रहता है। तो ये सब जो बातें हैं ये मांग की लोच को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि मांग की लोच का क्या महत्व है, लेकिन उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।